नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बाइडेन के प्रभाव में डूबे हुए भारत और ब्रिटेन, अमेरिका पूरी दुनिया में जो एजेंडा लागू कर रहा था उस एजेंडे के खिलाफ जाते हुए अब धीरे धीरे ग्रीन ऊर्जा और ग्लोबल वार्मिंग वाली चिंताओं से दूर जाकर अलग तरह की राष्ट्रीय नीतियों के रास्ते पर निकल पड़े हैं। घोषित तौर पर नहीं, लेकिन अघोषित तौर पर ग्रीन एनर्जी का एजेंडा थोड़ा पीछे चला गया है और धुएं ने, कोयले ने वापस फ्रंट सीट ले ली है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका चुपचाप ये क्यों देख रहा है और अपने सपने को टूटता हुआ क्यों देख रहा है। आपको याद होगा, कुछ समय पहले बड़ी भारी हलचल हुई थी पूरी दुनिया में। मैंने वीडियो भी बनाया था, आपको बताया था कि किस तरह से पूरी दुनिया के देश एक नेट ज़ीरो वाले एजेंडा पे चल रहे हैं, जिसमें अलग अलग तरह के कमिटमेंट है। जैसे भारत ने कहा कि 2030 तक जो हमारा उत्सर्जन है वो उसको वापस लाके 50% कर लेंगे और 2070 तक हम लोग नेट ज़ीरो पे आ जाएंगे। नेट ज़ीरो का मतलब यह है कि जितनी हम प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन करेंगे उतनी ही गैसों को हम खत्म करेंगे, यानी सफाई करेंगे पर्यावरण की। तो कुल मिला के हम शून्य पे ले आएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ले आएंगे। अमेरिका ने 2050 का कमिटमेंट किया है, ब्रिटेन ने 2050 का कमिटमेंट किया है। तो ये लोग जो बड़े बड़े वादे करने वाले लोग थे नेट ज़ीरो को लेकर, अब इनका हाल क्या है, इन्होंने क्यों अपना स्टैंड बदल लिया है, इसको आज हम समझेंगे। और ये भी समझेंगे कि भारत वापस उल्टे रास्ते पे चल पड़ा है। क्यों चल पड़ा है, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी हैं, इसके पीछे कुछ संसाधनों के कारण भी हैं, इसके पीछे कुछ दोस्ती यारी के किस्से भी हैं। मैं अभी आया। सबसे पहले आप ये खबर अगर देख लें, जिसमें कि हमारे सुनक साहब, ऋषि सुनक, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, G20 से लौटे हैं। उसके बाद उनका सुर बदल गया ग्रीन एनर्जी पे, और उन्होंने अब वहाँ जाकर कहना शुरू कर दिया कि हम बहुत सारा अपने लोगों के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे, हम ग्रीन एनर्जी के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, लेकिन ग्रीन एनर्जी के रास्ते पर लोग चलें ना चलें ये उनके ऊपर छोड़ा जाएगा। और हो सकता है कि हमारा जो ग्रीन एनर्जी का प्रोग्राम है वो थोड़े समय के लिए आगे बढ़ जाए। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको 2-3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। पहले तो ये कि नेट ज़ीरो क्या है और कार्बन न्यूट्रल क्या है। सुनने में लगता है कि दोनों एक जैसी चीज़ें हैं, लेकिन अंतर है। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये है कि आप जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में छोड़ेंगे, यानी जितना कार्बन आप हवा में छोड़ेंगे उतना कार्बन आप हवा से हटाएंगे, यानी उसको शुद्ध भी करेंगे। तो कुल मिला के किसी भी देश का जो योगदान होगा वायुमंडल में कार्बन का, वो शून्य हो जाएगा, यानी जितनी हम छोड़ेंगे उतना हम वापस लेंगे। लेकिन नेट ज़ीरो जो है वो सभी प्रकार के प्रदूषणों, ग्रीन हाउस गैसेस, सब चीज़ों को शामिल करता है। नेट ज़ीरो का चिंतन अभी कुछ समय पहले आया था और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसको लेकर बड़े जोर शोर से इसको आगे बढ़ाया और इसमें ये तय किया गया कि दुनिया के अलग अलग देशों ने मिलकर, जिसमें भारत भी हिस्सा था, तय किया कि वो किस तरह से अपने यहाँ से प्रदूषक जो उत्सर्जन है उसको रोकने का काम करेंगे। ये पुरानी व्यवस्था से बेहतर था। जो पहले जो एक कार्बन क्रेडिट की व्यवस्था थी, उसमें ये होता था कि अमेरिका जो है बहुत सारा प्रदूषण करता था और जो देश अपना प्रदूषण घटाते थे उनको वो प्रोत्साहन देता था और उनको कुछ पैसे दे देता था कि भाई आपने इतने कार्बन घटा दिया तो ये लो पैसे इनाम के तौर पे। तो वो दुनिया को गंदा करेंगे और आपको पैसा देके आपसे कहेंगे कि आप उनके हिस्से की गंदगी मत छोड़ो। खैर, तो ये पूरा जो मामला था, इसके पीछे मकसद क्या था, इसको जब लागू करने आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें बदलनी पड़ती हैं। जैसे कि आपको अब डीजल गाड़ियाँ हटाई जा रही हैं, पेट्रोल गाड़ियाँ कम की जा रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल लाए जा रहे हैं। इसी तरह से बिजली बनाने के लिए कोयले के बजाय पानी वाली बिजली हो, हवा वाली बिजली हो, उस तरह से बिजली बनाई जाए ताकि हवा में धुआं ना जाए। ये इनिशिएटिव लिए जा रहे थे। तो ब्रिटेन ने अब क्या किया है कि इसमें से अपने आप को पीछे खींच लिया।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि हम इसको कमिटेड हैं, हम करेंगे, लेकिन इसमें आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हम अपने ब्रिटेन के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्थिक बोझ इसको लेकर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जाहिर बात है इसमें खर्चा होगा। भारत ने भी, जब मोदी जी ने उस वक्त कहा था कि भाई हमको फंड की ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इसको लागू कर पाएंगे, लेकिन इस बीच में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, उस पर मैं आता हूँ। तो अब भारत में क्या हो रहा है ये देखने वाली बात है, और जब भारत का हाल देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा और भी दूसरी स्थिति में पहुँच जाएंगे। हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने वाले थे और अब हमने उसके ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी केंद्र सरकार ने कम कर दी है। पहले 15,000 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा होती थी इलेक्ट्रिक वाहनों पर, जो 10,000 रुपये प्रति किलोवाट प्रति घंटा कर दी गई है। यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो सब्सिडी थी उसका एडवांटेज कम कर दिया या ख़त्म भी कर दिया कई जगहों पे। तो असली कंपटीशन क्या होगा? अब होगा, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिक वाहन जो माइलेज वाइलेज देगा, जो बचत देगा आपको, और जो एक्स्ट्रा पैसे देकर आप खरीद रहे हैं, तो वो फायदे का सौदा है या मुनाफे का अब पता चलेगा। क्योंकि 8 साल बाद 15 साल उसकी बैटरी भी बदलनी पड़ती है, जो उसकी व्हीकल की कॉस्ट का एक बड़ा हिस्सा बैटरी होती है। तो वो सारी चीज़ें मिला के ना अब एक्चुअल पता चलेगा कि ई व्हीकल फायदे का सौदा है घाटे का। दूसरा, प्रदूषण के भी मसले थे, मैंने आपको वीडियो बनाया था, बहुत पहले बता दिया था कि किस तरह से। उसके बाद बहुत ये बात अब कॉमन हो गई है कि ई व्हीकल जो है वो आपकी गाड़ी से धुआं नहीं निकल रहा है, बिजली घर में धुआं निकल रहा है। तो बिजली या तो ग्रीन तरीके से बने, तो या तो सोलर एनर्जी हो, सौर ऊर्जा हो, या वो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन हो। सोलर एनर्जी से अब हाइड्रोजन कैसे ग्रीन होगा? जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनको उनसे हाइड्रोजन निकाला जाता है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से निकालोगे, दूसरा प्रोडक्ट कार्बन होगा, यानी प्रदूषण होगा। तो उससे बचने का तरीका क्या है कि हाइड्रोकार्बन के बजाय उसको ग्रीन एनर्जी के जरिए उसको जनरेट किया जाए, हाइड्रोजन को। खैर, तो वो पूरा मामला जो है उसमें ये एक धारणा बनी थी कि भैया ग्रीन एनर्जी से हाइड्रोजन बनाओगे तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा, अगर आप पेट्रोल डीजल से बनाओगे तो उसको ग्रीन नहीं माना जाएगा। खैर, अब ये पूरा गणित एक तरफ चला गया, लेकिन हमको अपनाने थे शुद्ध भाषा में देसी ग्रीन तरीके, जिनके जरिए कम धुआं और कम पोल्यूशन होता हो। तो उसमें सबसे पहले आपको कोयला जो है उसको धीरे धीरे छोड़ना था बिजली बनाने के लिए। लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है, एक एम्बर है, ग्लोबल ऊर्जा थिंक टैंक, उसकी रिपोर्ट कहती है कि भारत ने प्रति व्यक्ति जो एमिशन है कोयले का, प्रति व्यक्ति, देख लीजिएगा, प्रति व्यक्ति का मतलब हम बड़ी आबादी वाले देश हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उसमें 29% की वृद्धि हुई है। 29%, यानी हम लोग जो ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, गडकरी जी कुछ देके निकल लेते हैं ज्ञान, कोई भाषण देके निकल लेता है, मोदी जी 1 ग्रिड 1 अर्थ, ये इसके पीछे भी खेल है, वो करके निकल लेते हैं, और पता चल रहा है कि कोयला आप लगातार फूके जा रहे हो। इसके साथ साथ चीन के साथ भी यही है कि चीन भी बड़ी संख्या में कोयले का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अभी बीच में उसने ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव लिए, बहुत सारे अपने कोयले के बिजली घर, ज़्यादा अमेरिका करता है, उसने उसी मार से मारता है उनको। ये लोग कहते हैं कि पोल्यूशन नहीं करो, ठीक है, उसने कहा कोयले के बिजली घर बंद, और उसके साथ ही क्या हुआ, उत्पादन ठप पड़ गया, सप्लाई मिलनी बंद हो गई दुनिया में। सप्लाई लाइन की जो अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं अमेरिका इसलिए करते हैं, उसका तरीका भी उनको झटका दी। इसके साथ साथ कोयले की जो डोमिनेंस थी वो भी चाइना की थोड़ी कम हुई है। अब हो ये रहा है कि जो कोयले का एमिशन है उसको कम करना एक बड़ी भारी समस्या बन गया है। G20 अर्थव्यवस्था में 12 अर्थव्यवस्थाएं 2015 के बाद से प्रति व्यक्ति जो कोल का एमिशन था उसको कम करने में कामयाब हुए हैं, जबकि भारत 29% बढ़ा चुका है। और ये चिंताजनक स्थिति लगातार बनती जा रही है, यानी कार्बन का, कोयले का इस्तेमाल भारत में बिजली बनाने के लिए पहले के मुकाबले बढ़ गया है। अब अगर आप इससे आगे जाएं तो उसका एक नुकसान ये हो रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसमें 80% जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है वो पावर सेक्टर, बिजली से हो रहा है, जो बिजली बनाने में जो हम कोयला इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको कुछ गणित समझने पड़ेंगे। भारत में बिजली की कमी गर्मियों में, सर्दी में, अब सर्दी आ रही है, पूरी करने के लिए हमको ज़्यादा बिजली बनानी पड़ती है। उसके लिए हमारे यहाँ पे कोल इंडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी कोयला खदानों वाली कंपनी है, उससे हम कोयला खरीदते हैं, और कोयला से बिजली बनाने का काम चीन से आए हुए बिजली घर
जो बड़ी संख्या में यहाँ पे भारत में अडानी पावर नाम की कंपनी चलाने लगी है, वो चलाती है। यानी उसमें टेक्नोलॉजी चीन की है, कंट्रोल चीन का है। कंट्रोल चीन का ऐसा होता है कि जब वो मेंटेनेंस करते हैं तो उसके जो कंप्यूटर सारी चीज़ों की ऑनलाइन एक्सेस वहाँ होती है, और अगर चीन के साथ मामला गड़बड़ा जाए तो वहाँ से वो बिजली घर बंद भी कर सकते हैं। बाद में आप करते रहिएगा मुकदमा। तो वो जो कोयले से आप बिजली बना रहे हैं, उस चीन के बिजली घर हैं, उनकी टेक्नोलॉजी है, वो दे रहे हैं, और उसमें कई जगह पर उन्होंने फंडिंग भी की हुई है, और बड़ी संख्या में ये पावर प्लांट हम लगाए जा रहे हैं। लगाने वाले कौन? अडानी जी। अडानी जी कोयले के भी व्यापारी बहुत बढ़िया हैं, बड़े वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया में कोयले की उनकी कई खदानें। ऑस्ट्रेलिया से कोयला भारत आता है, उस कोयले का दाम आप पहले जानते हैं 10 गुना है भारत के कोयले से। उसके बावजूद भारत सरकार ने भारत की सभी कोयला जो बिजली उत्पादन कंपनियां हैं उनके लिए बाकायदा कानून बनाया कि आप 10% कोयला विदेशी ही इस्तेमाल करेंगे। फिर विदेशी कोयला बनाने का लाइसेंस भी अडानी जी को मिला। यानी सब तरफ से अगर आप देखोगे तो कोयला बिजली बनाने में अगर इस्तेमाल होता है और कोयले के बिजली घर चलते रहते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा लाभ अडानी जी को होने वाला है। होने वाला अब ये एक तथ्य है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे लगातार बिजली की जो ज़रूरत है उसमें कोयले का योगदान बढ़ता जा रहा है। अब अगर इसको आप थोड़े और देखें तो भारत को जो कोयले की आवश्यकता है, ये बिजली मंत्री का दिया हुआ आंकड़ा है, वो इस तरह से है कि 30 गीगावाट बिजली पाने के लिए भारत को हर साल 292 टन कोयला जलाना होगा। यानी 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने के 3-3.5 से 4 मीट्रिक टन कोयला चाहिए होता है। इस तरह से देखें तो 38% जो वर्तमान स्तर है उससे ज़्यादा कोयला चाहिए होगा। यानी भारत की कोल इंडिया खदानों से इतना कोयला निकालना होगा, और इतना कोयला अगर कोल इंडिया नहीं निकाल पाता है तो अडानी जी का कोयला 10 गुने दाम पर खरीदना होगा। इसके साथ उसमें तो कई कंपनियों को तो लाइसेंस रद्द करने का चेतावनी दे दी गई थी कि आप इंपोर्टेड कोयला मिलेंगे। बाद में नहीं माने तो कोल इंडिया ने खुद ही जो है इंपोर्टेड कोयला ब्लेंड करके सप्लाई करना शुरू कर दिया बिजली घरों को कि लेना पड़ेगा विदेशी कोयला। खैर, तो तस्वीर क्या बनी? 2 चीजें। एक तो यह है कि भारत कोयले का इस्तेमाल बढ़ाता जा रहा है बिजली बनाने में और दूसरी चीजों में। पहली चीज, आपकी 15 साल वाली और 10 साल वाली गाड़ी उठा के उन्होंने जब्त करके बंद कर दी। घर से उठा के ले गए लोगों की गाड़ियां जी कि ये प्रदूषण फैलाती है। लेकिन कोयले का उत्पादन और कोयले का इस्तेमाल बिजली बनाने में जो ज्यादा धुआं देता है, जो पर्यावरण का 80%, मैंने आपको बताया कि 80% प्रदूषण बिजली घरों से होता है, उसमें कोयले का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। आपकी गाड़ी जब्त करके सरकार कह रही है कि हम प्रदूषण कम करेंगे, और वहां की गाड़ी और ज्यादा धुआं छोड़ रही है, उनकी जो चिमनी है कोयले की। ब्रिटेन में और भारत में जो डील है इसको लेकर, उसका अंदाजा लगाइए कि भारत से ब्रिटेन में धूप कम होती है भारत के मुकाबले। तो अगर आप सोलर एनर्जी की तरफ जाएंगे तो ब्रिटेन में आपको दिक्कत आएगी। तो मोदी जी ने कहा कि हम कोई बात नहीं, एक समझौता करके आ गए। बोरिस जॉनसन थे उस वक्त प्रधानमंत्री। बोरिस जॉनसन के भाई जो है वो अडानी की कंपनी में डायरेक्टर बन गए थे, लंबे समय तक डायरेक्टर रहे। जब हिंडनबर्ग मामला आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि साहब ये काम मुझसे हो नहीं पाएगा, मुझे आता ही नहीं था, मुझे बना दिया था लेकिन मुझे ये काम आता नहीं था। तो इतने साल बैठे रहे, पता नहीं क्यों बैठे रहे। खैर, तो उसमें ये तय किया कि भाई भारत में हम लगाएंगे सोलर फार्म्स और यहाँ से बिजली भेजेंगे ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन हमारे यहाँ से तो क्या होगा, फसल हमारी खराब हो, क्योंकि खेत में लगेगा सोलर फार्म। अडानी जी खेत खरीदेंगे बहुत सारे, तो खेत में जो उपज होती है जो हमको मिलती है वो हमको नहीं मिलेगी, उसकी वजह बिजली उपजाई जाएगी, उससे ब्रिटेन को बिजली मिलेगी। तो ये सब कहानी होनी थी। लेकिन इस पूरी कहानी को करके मुनाफे का बाद में देखा जाएगा। अभी जो बिजली के टकाटक चल रहे हैं उनके जरिए काम बढ़िया चल सकता है तो उस पर फोकस किया जाए। तो यही हो रहा है, और इसीलिए सुनक साहब ने भी कह दिया है हम भी धीरे धीरे चलते हैं, आप भी धीरे धीरे चलो। तो कुल मिला के ये जो पॉल्यूशन, पर्यावरण और बहुत सारे खेलों की बातें हो रही हैं ना, ये बातें भी सिर्फ सामने की दिखने वाली तस्वीर है, पीछे की कहानियां कुछ और होती हैं। अब आप सोचिए, यूक्रेन युद्ध होने के बाद जब रूस के तेल पर आपने प्रतिबंध लगा दिया
तो उसके बाद में दुनिया में तेल का संकट होने लग गया। महंगे महंगे दाम पे अमेरिका ने तेल बेचना शुरू कर दिया। जब अमेरिका को महंगे महंगे दाम पर तेल बेचकर मोटी कमाई हो रही है, दुनिया में तेल सेक्टर पर उसका कंट्रोल भी बढ़ता जा रहा है, सऊदी अरब को भी काबू करने की कोशिश कर रहा है, तो ग्रीन एनर्जी आने के बाद से ये कमाई तो नहीं होगी ना। तो अमेरिका भी चुप बैठा हुआ है। तो बहरहाल ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो गई, इतने डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये सब चिंताएं जो थी ये उस मार्केटिंग का हिस्सा थी जो इस ग्रीन वाले गेम को आगे पुश करना था। अब इसको अगर बैक बर्नर पे लोग डालते जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया सुनक डाल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे देश में हो रहा है, या अलग अलग जो G20 के पार्टनर्स और दूसरे देश डालने लगेंगे, तो ये सब चिंताएं हवा हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि इसके पीछे का जो खेल है वो आप समझ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।